कल के लेक्चर की आपको ईमेल मिल गई थी सभी को? यस सर। तो फुल स्क्रीन विजिबल है क्या अभी? हाँ जी सर। फुल स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? हाँ जी हाँ। तो यस्टरडे हमने कर लिया था कंपोनेंट्स ऑफ सर्वो मोटर controlled CNC machine. So we have discussed some parts of the components of parts and components of servo motor controlled CNC machine. We have discussed two types of servo motor controlled CNC machine. One was the ball screw based and second one was the rack and pinion. So next one we have motion control and feedback system. There is some terminology related to motion control and feedback system. So first one is the encoder output, which generally deals with electrical pulses. Let us say it has a around 200 to 300 pulses per revolution. So encoder output records these electrical pulses that may generate during the operations that is being carried out on the specimen or the job piece. Second one is the rotation of the motor. So this basically is the linear motion of the table, which is being carried out by the lead screw. Next one is the pitch of the lead screw. How we'll calculate the pitch of the thread? कैसे हम pitch calculate करते हैं? Pitch is the basically the horizontal distance between the consecutive threads. Consecutive threads मतलब साथ साथ वाले जो thread हैं, like अगर हम गियर की बात करें, अगर हम गियर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जो साथ साथ वाले थ्रेड हैं तो उनके बीच में जो लीनियर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ द लेड स्क्रू. नेक्स्ट वन इज वन थ्रेड इन स्क्रू. वन थ्रेड इन स्क्रू मींस क्या है? दैट इज सिंगल स्टार्ट स्क्रू. द डिस्टेंस मूव्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द पिच. जितना डिस्टेंस आप वन रेवोल्यूशन में कर रहे हैं, जितना डिस्टेंस आप वन रेवोल्यूशन में मूव कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द पिच. ठीक है. और जो सिंपल लीनियर पिच है वो क्या है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव थ्रेड. जो साथ साथ वाले थ्रेड हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द पिच. वो थ्रेड हमारे गियर के भी हो सकते हैं और पिच के और पुली के केस में वो क्या आएगी हमारी? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट ऑफ द टू पुलिस. तो वो हमारी क्या आती है? पिच आती है. जैसे आपने जो मशीन टाउन में चैप्टर पढ़ा है आपको पावर ट्रांसमिशन. So next one is the two threads in a screw. So two thread means क्या है? You have to move the two revolutions, uh, two pitches in one revolution. This is called a two thread in one screw. और double start screw इसको बोलते हैं. That is distance moved in one revolution is the twice of the pitch. तो जितनी पिच है आपकी उसके अगर ट्वाइस का डिस्टेंस मूव कर रहा है दैट इज इक्वल टू वन रेवोल्यूशन आप उसको अगर कंसीडर कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड टू थ्रेड्स इन ए स्क्रू. Next is manual NC programming. So this is basically part programming. प्रोग्राम जो है कंप्यूटर प्रोग्राम टू स्पेसिफाई. क्या क्या स्पेसिफाई करता है कंप्यूटर? सर आवाज नहीं आ रही है. क्लियर है? हेलो, हाँ अभी सर. मेरी आवाज क्लियर है? जी सर. हाँ. यस सर। हाँ, बीच में कॉल आ गई थी. तो व्हाट आर द कटिंग कंडीशंस क्या है आपकी? ठीक है. कटिंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए? आपने कितनी स्पीड पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कितना फीड रेट देना चाह रहे हैं, कैसा लुब्रिकेंट आप प्रोवाइड करेंगे और कितनी देर तक आपने उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कितनी रेवोल्यूशन तक करना है. तो दीज आर रिलेटेड टू द कटिंग कंडीशंस. So these cutting conditions as well as the which type of tool is to be loaded on the spindle from the tool library is that these are the all things which are to be specified during the computer program which is being inserted on the on stage in case of the NC part programming. नेक्स्ट वन इज द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट ऑफ ए मोशन सेगमेंट. अगर हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं मोशन को और जहां पे एंड हो रही है हमारी मोशन तो वो भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि टूल हमारा सपोज करिए एक वॉइड जैसा हमारा अगर जॉब पीस अगर हमने ड्रॉ करना है, अगर हमने करना है तो मैन्युफैक्चर करना है तो हमारे पास लेटर से उसके 6 पॉइंट्स हैं A B C D E है. तो
या तो हम उसमें इंक्रीमेंटल मशीनिंग करेंगे या फिर हम उसमें एब्सोल्यूट करेंगे। तो इंक्रीमेंटल एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि या तो आप उसको पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं या फिर आप कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट कंटिन्यूस मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा वैसे। तो पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशन क्या होते हैं, दैट इज हमारे पास अगर 6 पॉइंट्स ए बी। सर आवाज नहीं आ रही है। इज एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, नाउ। क्या मेरी आवाज आ रही है बेटे? हाँ जी, हाँ। हाँ, तो वो कट गई थी बेटे, मेरी कॉल आ गई थी। मेरी ऑडियो जो है मोबाइल से चल रही है और जो स्क्रीन है वो मैं अपने कंप्यूटर से शेयर कर रहा हूँ। तो वी वर एट द स्टार्ट पॉइंट एट द एंड पॉइंट। अगर आप इफ यू वांट टू परफॉर्म ऑपरेशन ओनली एट ओनली 6 पॉइंट्स, अगर आप ए बी सी डी एंड ई एफ से अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप पॉइंट टू पॉइंट मशीनिंग कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, आप सिर्फ उसमें स्टार्ट पॉइंट दे रहे हैं कि दैट इज योर टूल हैज टू परफॉर्म द ऑपरेशन एट पॉइंट ए बी सी डी ई एंड एफ। दैट इज 6 पॉइंट पे सिर्फ आपने प्रोग्राम में आप सेट कर देंगे कि मेरा स्टार्ट पॉइंट ये है, मैंने सिर्फ यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए पे करना है। फिर मेरा टूल आइडल पोजीशन पे जाएगा, फिर वहां पे वो सीधा मूव करेगा, मेरा जो टूल की स्पिंडल है वो बी पॉइंट पे जाएगी, वहां ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। लेट अस से कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने अगर 6 पॉइंट्स पे ड्रिलिंग करनी है, तो इन 6 पॉइंट्स पे ड्रिलिंग करनी है या फिर आपने टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वहां पे सिर्फ क्या है, यू हैव टू स्पेसिफाई द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ द टूल। तो वहां पे दैट इज कॉल्ड द पार्ट टू पॉइंट टू पॉइंट मशीनिंग। तो लेकिन अगर आप कंटिन्यूस की या फिर कंटूरिंग मशीनिंग की बात करेंगे, दैट इज यू हैव टू परफॉर्म द टर्निंग ऑपरेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ एंड सो ऑन। अगर आप इन 6 पॉइंट्स पे पूरा विदाउट making the tool in the idle position, you have to perform the operation at every uh, on the whole surface of the specimen। अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो दैट इज, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन या कॉन्टिन्यूस पाथ। ठीक है, कॉन्टूरिंग पाथ। तो वहां पे आपको एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट जो है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पहले मेरा जो टूल है इट विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टू परफॉर्म द टर्निंग ऑपरेशन, देन इट हैज टू स्टॉप, देन अगेन वी हैव टू सेट द एक्सिस ऑफ द टूल, कि हमें एक्सिस जो है वो सेट करनी पड़ेगी कि कहाँ पे ऑपरेशन जो है हमारा को परफॉर्म हो रहा है और किस डायरेक्शन में अब टूल ने मूव करना है। हो सकता है कि पहले ए से बी जाने की तरफ जो जब जा रहे हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो पोजीशन थी दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस पे थी। लेकिन हो सकता है कि जब हम बी से सी में जाए तो वहां पे हमें माइनस वाई में जाना पड़े या फिर प्लस वाई में जाना पड़े। तो उसके अगर एक्सिस चेंज हो रही है तो डेफिनेटली वी हैव टू चेंज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मोशन ऑफ द टूल। तो हमें कोऑर्डिनेट चेंज करने पड़ेंगे कि क्योंकि जो हमारा पहले ए से बी जब हम मूव कर रहे थे तो हमारा ए पॉइंट क्या था, दैट इज कॉल्ड द स्टार्ट पॉइंट, और बी था हमारा एंड पॉइंट टू परफॉर्म द ऑपरेशन व्हाइल मूविंग द tool from point A to B. But whenever we are moving from point B to C and so on, then the previous end point will become the start point for the next operation. तो next operation के लिए हमारा जो previous end point है वो हमारा क्या बन जाएगा, start point हो जाएगा। Like अगर A B पे operation आप perform कर चुके हैं, then you have to perform the operation from point B to C, then B will become the start point and C will become the end point for the next motion segment of the tool. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द हाउ टू मूव द टूल विद रिस्पेक्ट टू द मशीन। वो मैंने पहले आपको बता दी है कि जो टूल है विद रिस्पेक्ट टू मशीन या विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिमन कैसे मूव करेगा, दैट इज पार्ट पॉइंट टू पॉइंट मूव करेगा या फिर कंटिन्यूस करेगा या फिर कंटूरिंग। कंटूरिंग बेसिकली स्पेसिफाई द कॉम्प्लेक्स शेप।
जो कॉम्प्लेक्स 3D शेप्स हैं, लाइक हो सकता है कि पहले आपने एक सेमी सर्कल में मोशन करनी है, उसके बाद फिर आपकी लीनियर आएगी, फिर आपकी एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन आएगी, वहां पे आप टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो these all things, these four main things are to be specified while writing a part program or while punching a part program on the punch tape. So basically, in the earlier days, we have only the NC machines, that is numeric control machines. In those machines, only we have to punch the whole part program on the tape of the punch tape. So जो टेप रीड होती थी उसके ऊपर हम पंच करते थे सारा प्रोग्राम, और उसको हम इंसर्ट करते थे onto the control unit, so that the whole the program is being read by the machine, and therefore the operations are to be carried out on the specimen. So these 4 points basically specify the a computer program. The first one was the which tool is to be loaded on the machine spindle from the tool library. Second one are the cutting conditions क्या होनी चाहिए, start और end point कैसा होना चाहिए for the tool motion, and last but not the least is the how to move the tool with respect to the specimen and the machine. तो स्टैंडर्ड पार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं बेसिकली, दे आर कॉल्ड द जी कोड्स एंड एम कोड्स, बेसिकली कॉल्ड मशीन कोड्स एंड गर्बर कोड्स, ठीक है। सो coming on to the history of the CNC, you can see RS-274D is basically a word address format है। तो each line जो है वो एक वन ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रही है। जहाँ पे मैंने एक पार्ट प्रोग्राम की एग्जांपल ले रखी है नीचे, कि एक प्रोग्राम की जो लाइन है, हम हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम 150 इंस्ट्रक्शन से बना हो सकता है हमारा प्रोग्राम 50 इंस्ट्रक्शन से ही कंप्लीट हो रहा हो, और 50 इंस्ट्रक्शन से हमारा क्या ऑपरेशन सारे जो है परफॉर्म हो रहे हो फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो सिमिलरली इन द पार्ट प्रोग्राम वी हैव नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। जैसे आप करते हैं कि मैंने अगर एसे लिख रहा हूँ, अगर आप अपने चाइल्डहुड की बात करें, व्हेनेवर यू राइट ए essay on myself or my father, you generally write 5 to 10 lines on that. So similarly, while writing a part program or while writing a program for performing operation on a certain job piece, you have to write a certain sequence number or certain lines for the instructions of the part program to be performed on the specimen. तो उसी तरह से जो हमारा एक लाइन है उसका मैंने सीक्वेंस जहाँ पे शो किया है, सीक्वेंस और फॉर्मेट ऑफ वर्ड, ये बेसिकली एक एड्रेस फॉर्मेट है, इसको हम ईच लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वन ब्लॉक के साथ। तो N3 बेसिकली क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। N3 इज बेसिकली द सीक्वेंस नंबर। लाइक जैसे आप सीरियल नंबर लिखते हैं किसी भी, अगर आप हेडिंग्स लिखने हैं कुछ, या फिर आप कुछ भी पॉइंट्स में कुछ चीज मेंशन कर रहे हैं, अगर आपने अपने एग्जाम में, तो आप पॉइंट्स बना के कुछ चीज मेंशन करते हैं, तो किसी चीज की हो सकता है कि आप 5 पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो इस 1 to 5 आर कॉल्ड द सीरियल नंबर। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ द राइटिंग ए पार्ट प्रोग्राम इन केस ऑफ द CNC मशीन्स, this N3 represent the sequence number or line number or the serial number. N3 मतलब क्या, ये तीसरी लाइन है, N3 मींस तीसरी लाइन है। तो ये स्टार्ट होगी N1 से और लास्ट में तब तक जाएगी जब तक आपकी लास्ट एंड की इंस्ट्रक्शंस आ जाती है। तो पार्ट प्रोग्राम में हम लिखेंगे N1 फर्स्ट सीक्वेंस नंबर आएगा, N2 सेकंड लाइन आएगी, N3 थर्ड लाइन आएगी, सो ऑन अप टू सपोज करें कि अगर आपकी जो सीक्वेंस नंबर है वो 50 तक जा रहा है, और 50 इंस्ट्रक्शंस के बाद 50 ब्लॉक के बाद आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है, तो इट विल लीड अप टू द N50। तो N3 बेसिकली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर, सीरियल नंबर और द लाइन नंबर, ठीक है। तो N3 ये है। नेक्स्ट इज द G2। तो G2 क्या है, प्रेपरेटरी फंक्शन है। प्रेपरेटरी फंक्शन क्या होता है, G2 बेसिकली मशीन को प्रिपेयर करना कि उसने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रही है। लाइक अगर आप अपने बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपकी बाइक सेल्फ स्टार्ट है, तो यू आर मूविंग योर हैंड टुवर्ड्स द स्विच बटन, टू द स्विच बटन के पास आप लेके जा रहे हैं ताकि आपकी क्या हो जाए, बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाए। This is called a preparatory function. So similarly, in the case of the CNC machines, we are just preparing the machine for the this kind of operation. So let us say we are going to perform a drilling operation, first one, and second one we have to perform the turning operation on the same specimen. So your machine is you have to prepare your machine for the first kind of operation, that is you have to uh, uh, do all the necessary conditions, you have to all the essential things before carrying out any operation. So next one is this is called the destination coordinates, that is x plus 1.4, let us say तो एक्स वाई जेड हमारे पास तीन तरह के कोऑर्डिनेट हैं, एक्स वाई जेड। तो हमारा डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट है कि हमने डेस्टिनेशन मतलब एंड पॉइंट हो गया कि कहाँ तक हमने पहुंचना है। लाइक मैंने अगर आपको एग्जांपल दी थी ए बी सी डी ई एंड एफ की, तो यहाँ पे अगर मैं ए से बी की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मैं प्रिपरेटरी फंक्शन क्या करूंगा,
कि पहले टूल को मैं ले जाऊंगा ए पॉइंट पे। तो whenever you are moving the tool at the start point, this is called the preparatory function. So G2 basically you may call it as a preparatory function when you are moving the tool at the start point of the residue. So next one is the destination coordinates, that is x plus 1.4, y plus 1.4 and z plus 1.4. So x y z are the coordinates, जैसे आप अपने ज्योमेट्री में करते हैं मैथमेटिक्स में, तो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम वहां पे पढ़ा है तो आपको पता है ये लेट अस से आई हैव ए रेक्टेंगल ऑफ ए बी सी एंड डी। तो आप अगर ए आपका लाई कर रहा है ओरिजिन पे 0 0 0 0 पे, तो बी जो है, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूंगा तो ओनली तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आएंगे एक्स एंड वाई, इट हैज ओनली टू एक्सिस। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3D फिगर दैट इज cuboid or cube, then we have to take three kind of coordinate system, that is x y and z. We have to take three axes. So x, y and z, that is x plus 1.4, y plus 1.4, z plus 1.4. So these are the destination coordinates. Like अगर मैंने रेक्टेंगल को प्लेस कर दिया ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे आएगा ए पॉइंट आ रहा है अगर मेरा ओरिजिन पे, तो वो है 0.0। हो सकता है रेक्टेंगल जो है वो 3/5 की है रेक्टेंगल, तो 5 उसकी, या 5/3 के सॉरी, तो 5 उसकी लेंथ है और 3 उसकी विड्थ है, या तो इसका ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं। तो बी पॉइंट मेरा क्या आएगा 5,0, क्योंकि अगर बी जो है वो मेरा ओरिजिन पे, ए मेरा ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो ए आएगा 0 0, बी आएगा 5,0, बिकॉज वी हैव नॉट मूव्ड एनी टुवर्ड्स एनी लेंथ टुवर्ड्स वाई एक्सिस, वी हैव ओनली मूव टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, दैट इज हमने लेंथ की सिर्फ इंक्रीज की है। तो उस केस पे हमारे पास क्या आएगा 5,0, और सी की तरफ जाएंगे तो आएगा 5,3। और अगर मैं डी पे वापस आ जाऊं और मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो मेरा डी है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट आएगा 0,3। ठीक है, तो 0,3 मेरा ए बी सी डी के सारे के आ जाएंगे मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसी तरह से अगर जब हम किसी भी 3D फिगर के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो whenever you are adjusting your tool at the start point by entering a preparatory function or preparatory code at that sequence, तो उस सीक्वेंस नंबर पे, उस लाइन नंबर पे अगर आप preparatory function ऐड कर रहे हैं, तो स्टार्ट पॉइंट पे उसको मशीन को सेट कर रहे हैं, और डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट आप दे रहे हैं कि एक्स वाई जेड, लाइक एक्स मेरा 5 mm है या 5 सेंटीमीटर है, वाई मेरा अगर 2 है और जेड मेरा 4 है, ये मेरे डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट है। तो आपको इस सीक्वेंस में आपके डेस्टिनेशन कोड ऐड करने पड़ेंगे, डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट ऐड करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड। सो नेक्स्ट वन इज आई 1.4, जे 1.4, के 1.4। तो ये क्या है, डिस्टेंस टू सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई भी वहां पे ड्रिलिंग की ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आपको देना पड़ेगा कि वो सर्कल आपने कहाँ ड्रॉ करना है, वहां पे आपने कहाँ पे आप होल करना चाह रहे हैं ड्रिलिंग का, तो वो एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा, वाई से कितना दूर होगा, जेड से कितना दूर होगा, उसका डायमीटर देना पड़ेगा, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देनी पड़ेगी। जैसे आप अलाइंड डायमेंशनिंग सिस्टम इन इंजीनियरिंग ड्राइंग आप करते हैं कि अगर आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं रेक्टेंगल के अंदर, तो आप अलाइंड डायमेंशनिंग सिस्टम यूज करते हैं कि कहाँ पे उस सर्कल की एक्चुअल पोजीशन आएगी, कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर हो रहा है, वाई एक्सिस से कितना दूर हो रहा है, उसकी उस रेक्टेंगल में उसकी लेंथ से कितना दूर हो रहा है फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, और उसकी विड्थ से वो कितना दूर हो रहा है स्टार्ट पॉइंट से। तो दैट रिप्रेजेंट डिस्टेंस टू सेंटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट वन इज f3.2, दैट इज स्पीड रेट कितना है। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में वापस आ रहा हूँ, वहां पे मैंने बताया था यू हैव टू एंटर द कटिंग कंडीशन व्हाइल राइटिंग ए पार्ट प्रोग्राम। तो वहां पे आपको स्पीड कितनी दे रहे हैं, फीड कितनी दे रहे हैं, कैसा आप लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन, ताकि फ्रिक्शन आपकी कम हो और आपकी हीट डिसिपेशन ज्यादा हो, और जिससे आपका स्पेसिमेन जो है और टूल के ऊपर कोई भी वियर एंड टियर कम से कम हो, तभी हम लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस नंबर में, इस लाइन में, सीरियल नंबर में पार्ट प्रोग्राम की आपको ये भी देना पड़ेगा कि ये इंस्ट्रक्शन कितने स्पीड रेट पे, कितने स्पीड रेट पे और कौन सा टूल यूज करते हुए आप कौन सा मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। सिमिलर सो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास तो f3.2 है, 3.2 मतलब क्या, उसका फीड रेट है। s4, 4 रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द स्पीड, स्पीड की वैल्यू कितनी है, हो सकता है 4 mm per second हो, 4 मीटर पर सेकंड हो, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड हो, दैट यूनिट्स हैव you have to specify before entering into the part program. So s4 represent the s means speed and 4 means the value of that speed. Next is the t4, t4 means टूल कौन सा आप यूज कर रहे हैं। हो सकता है टूल लाइब्रेरी में आपके पास 100 टाइप्स ऑफ टूल हो, तो वो आपने रिप्रेजेंट किए हैं टूल T1 टू T100। तो आप जो है T4 टूल आपने वहां से सिलेक्ट करना है, तो आप उस पार्ट प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन देंगे कि
कि T4 is the tool that I have to select to perform that particular operation. तो M2 represent the miscellaneous function. Miscellaneous function क्या है कि वो टूल को अगर आप ले रहे हैं और आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड द M2. G2 था हमारा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, N3 रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर और द लाइन नंबर और द सीरियल नंबर ऑफ दैट लाइन ऑफ द और ब्लॉक ऑफ द पार्ट प्रोग्राम. G2 है हमारा प्रेपरेटरी फंक्शन, टूल को उस पोजीशन पे लेके आना जहां पे वो स्टार्ट पॉइंट है. दिस इज कॉल्ड द प्रेपरेटरी फंक्शन. These x, y, z are called the coordinate system at which operation has to be performed. नेक्स्ट इज द डिस्टेंस टू सेंटर ऑफ सर्कल. अगर आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वहां पे ऐसी इंस्ट्रक्शन आएगी आई जे के, तो आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, डायमीटर कितना है इसका, ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या है उस स्पेसिमेन के ऊपर कि कहाँ पे आप उसको ड्रिल करना चाह रहे हैं. नेक्स्ट इज द फीड रेट. एफ रिप्रेजेंट द फीड रेट एंड 3.2 रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ दैट फीड. ठीक है. तो नेक्स्ट इज द स्पीड. 4 is the value of the speed and S is the speed. So T4 is the tool that is being used to perform that particular operation. और ऑपरेशन का नाम क्या है, वो M2 है. तो M2 operation है. The machine understand only the binary language, that is digital language, that I have already told you in the previous lecture. So M2 basically represent the operation that is to be performed carried out on the specimen. तो M2 जो है हमारा वो बता रहा है, miscellaneous function बता रहा है कि हमारा कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं. M2 may represent drilling operation, it may represent turning operation, it may represent knurling operation. तो किस टूल से आप सपोज करिए मेरे पास अगर मैं ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ तो टूल मैंने ले लिया कि मैं 2 mm का ड्रिलिंग टूल ले लिया और मशीन को उस सीक्वेंस में आप बताएंगे भी मशीन को कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. मैंने यहाँ से टूल लाइब्रेरी से 2 mm का ड्रिल टूल ले लिया और M2 रिप्रेजेंट ड्रिलिंग ऑपरेशन. तो इस तरह से जो आपका पार्ट प्रोग्राम है वो एड्रेस फॉर्मेट में, वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में लिखा जाता है while writing a part program. तो ऐसे ही जो सीक्वेंस हैं that can be 50 sequence or 50 blocks, that can be 100 blocks, that all depends upon the number of operations that are being used to carried out on the specimen. तो अगर मैनुअल पार्ट प्रोग्राम की एग्जांपल मैं ले रहा हूँ तो मेरे पास अगर ऐसी एक स्पेसिमन है जिसमें मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे कितने पॉइंट है, जहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के, रादर 6 ही हैं. अगर मैं 6 इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ कि 6 को मैंने P0 को मैंने ले लिया है, ओरिजिन ले लिया है यहाँ पे. तो ओरिजिन मेरा 2.2 पे भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ, 2/2 पे भी कंसिडर कर सकता हूँ, 0/0 पे भी कर सकता हूँ. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आगे मैं करवाऊंगा जाके अगले चैप्टर्स में कि एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल पार्ट प्रोग्रामिंग कैसे होती है. तो एब्सोल्यूट में ये है कि हमारा जो ओरिजिन है वो फिक्स रहता है 0 0 पे और उसी के विद रिस्पेक्ट टू हम सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सारे के सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मेल करते हैं. वेयर एज इन द केस ऑफ द इंक्रीमेंटल अवर ओरिजिन इज फ्लोटिंग, तो वो फिक्स नहीं है, वो फ्लोट करता रहता है कि अवर प्रीवियस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑपरेशन. की लाइक अगर मैं P1 पे ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ तो P0 मेरा क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा फॉर P1. ठीक है. और अगर मैं P2 पे मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ तो P2 पे अगर मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो P1 विल बी कंसिडर्ड माय ओरिजिन. तो प्रीवियस पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज द origin for the next point where the operation is to be performed. तो उसमें इंक्रीमेंटल उसको बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, आप देख सकते हैं कि मेरी तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन मैं बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे क्या है कि मैंने एक रेक्टेंगुलर एक मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे सिर्फ मैंने एक बेस के ऊपर एक सेमी सर्कल भी ड्रॉ करना है. ठीक है. तो आप 1 इंच का मेरा उसका रेडियस है, मैंने जहाँ पे मेंशन किया आप देख सकते हैं 1 इंच का उसका रेडियस है. ठीक है. उस सेमी सर्कल का, और मैंने P0 का ओरिजिन मान लिया. तो मोशन ऑफ टूल मेरी कैसे रहेगी, फ्रॉम P0 टू P1 जाएगा पहले टूल, फिर P1 से P2 जाएगा, फिर P1 से P3 जा रहा है, सॉरी P2 से P3 जा रहा है, फिर P3 से P4, फिर वो एक मेरा सेमी सर्कल कटिंग हो रही है. ठीक है. उसके बाद P4 से P5 जा रहा है और वापिस आ रहा है P5 से P1 और P1 से फिर P0. तो यहाँ पे मुझे पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि मेरा टूल साइज कितना है, टूल का डायमीटर कितना है, लेट अस से इट इज 0.25 इंच है, फीड रेट मेरा कितना है 6 इंच पर मिनट है, कटिंग स्पीड मैं कितनी ले रहा हूँ, लेट अस से आई एम टेकिंग इट एज 300 RPM टोटल. स्टार्ट पोजीशन क्या है मेरी, स्टार्ट पोजीशन क्या है मतलब मेरा ओरिजिन कहाँ पे है, वो कहाँ पे है 2,2, मतलब x की वैल्यू मेरी 2 है और y की वैल्यू मेरी 2 है. तो 2/2 मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है P0. तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट पॉइंट है. तो बेसिकली ये स्टार्ट पॉइंट क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे टूल को लेके आया पहले, और जब मैं टूल को यहाँ पे जब लेके आया तो ये क्या है मेरे, तो बेसिकली आई एम एंटरिंग द
क्या मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रेपरेटरी कोड। इसलिए मैंने क्या बताया था, G2 वाज द प्रेपरेटरी फंक्शन। तो मैं जब अपने टूल को P0 पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा टूल पहले कहाँ पे होगा, 0 0 पे होगा, ओरिजिन पे होगा, एंड वेन एवर आई एम मूविंग माई टूल फ्रॉम 0 0 टू 2.2/2, एक्स की वैल्यू भी 2 कर रहा हूँ और वाई की वैल्यू 2 कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम सपोजिंग P0 एज माई ओरिजिन फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन दिस स्पेसिमन। तो P0 मेरा मैं 0 0 से 2 पे जब मैं लेके आ रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड द प्रेपरेटरी फंक्शन। जो और जे इंस्ट्रक्शन मुझे कौन देगा, प्रेपरेटरी फंक्शन से मशीन में एंटर होगी और मशीन प्रेपरेटरी फंक्शन को रीड करके 0 0 से 2 पे अपना टूल लेके जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। एग्जांपल है, इससे की जाती है मैनुअली, इस तरह से की जाती है। तो अगर मैं, ये मेरी मैनुअल थी कि मुझे पता है कि मैंने P0 से P1 जाना है, पहले ऑपरेशन परफॉर्म करना है, P1 से P2 करना है, फिर P2 से P3 करना है, फिर P3 से P4 करना है, फिर P4 से P5 करना है, देन आई हैव टू रिटर्न बैक फ्रॉम P5 टू P1 एंड सो ऑन टू P0। तो ये तो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग है, हमें मैनुअली पता है कि हम ऐसे जो है मैनुअली इसमें हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, मतलब सीक्वेंस नंबर, जैसे मैंने पहले पिछली स्लाइड में बताया है कि वर्ड एड्रेस फॉर्मेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं एक ही सीक्वेंस में सारा का सारा ऑपरेशन लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में। तो पार्ट प्रोग्रामिंग पैरामीटर मैंने कैसे सेट किए, लेट अस से इट इज N010, मतलब N10 है मेरी सीक्वेंसेस। G70 मेरा क्या हो गया, एक प्रेपरेटरी कोड हो गया कि मैंने अपनी जो प्रोग्रामिंग वो इंचेस में दी है। हो सकता है कि अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो अगर आप टूल साइज mm में भी दे सकते हैं, आप फीड रेट mm/मिनट में भी दे सकते हैं, सेंटीमीटर/मिनट में भी दे सकते हैं, इंच/मिनट में भी दे सकते हैं। सिमिलरली कटिंग स्पीड आप मीटर/सेकंड में भी दे सकते हैं। और जो टूल पोजीशन है 2/2, वो आप क्या है, mm में भी दे सकते हैं और सेंटीमीटर में दे सकते हैं। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ दिस व्हाइल सेटिंग द पार्ट प्रोग्रामिंग और द बाय यूजिंग द वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, तो आप इसी सारे के सारे ऑपरेशन को मैंने सिर्फ एक ही सीक्वेंस में एक ही लाइन में लिख दिया। तो N010 का मतलब क्या है, N10 लाइन है मेरी। तो G70 क्या है, मैंने उसको मशीन को सेट कर दिया, प्रिपेयर कर लिया कि मेरी सारी की सारी जो ऑपरेशन है वो इंचेस में परफॉर्म होगा। तो मैंने दे दिया, लेट अस से उसका कोड है इंचेस में परफॉर्म करने का G70। तो देर आर अराउंड 100 टाइप्स ऑफ 100 कोड्स हैं, G कोड्स भी 100 हैं और M कोड्स भी 100 टाइप हैं। आपके 4th से 5th चैप्टर में ये मेंशन किए हुए सारे कि हर ऑपरेशन का अलग अलग कोड है। जैसे आपको पता होगा कि अगर आप पहले लैंडलाइन होते थे, तो आजकल भी जो लैंडलाइन भी हैं तो वहां पे क्या है, एसटीडी कोड हर सिटी का अलग है। लाइक अगर फिरोजपुर की बात करें तो इट इज 01632, ठीक है। मोगा की बात करेंगे तो 01636, तो अगर लुधियाना की बात करेंगे 0161। तो सिमिलरली आपको पता है कि जैसे हमारे व्हीकल के भी ट्रांसपोर्ट के भी कोड हैं, लाइक सिटी फिरोजपुर का है तो PB05 है, लुधियाना की बात करेंगे PB10 है, फरीदकोट की बात करेंगे PB04 है, मोगा का PB29 है, 29 है। तो अलग अलग तरह से उसको हमें स्पेसिफाई कर रही है। हम कोड से पता लगा सकते हैं, उस व्हीकल के, उस ट्रांसपोर्टेशन के कोड से पता लगा सकते हैं कि जो व्हीकल है किस सिटी से बिलोंग करता है। अगर PB05 है तो हमें पता चल जाता है कि ये फिरोजपुर की कार है, और अगर PB29 एंटर करते हैं तो हमें पता चल जाता है ये मोगा की। तो सिमिलरली G70 अगर आप दे रहे हैं, एंटर कर रहे हैं पार्ट प्रोग्राम में, तो मशीन विल अंडरस्टैंड दैट यू आर परफॉर्मिंग योर ऑपरेशन इन इंचेस। तो प्रोग्रामिंग आप इंचेस में सारा का सारा ऑपरेशन जो है वो इंचेस में परफॉर्म कर रहे हैं। तो that is why we are entering it here as G70, so that machine can understand that we are performing the operation in inches. So G70 is basically the preparatory codes. We are preparing the machine to perform the operations in inches. Next is the G90। तो मैंने जैसे आपको पिछले ही स्लाइड्स में बताया कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है। तो यहाँ पे G90 कोड मैं दे रहा हूँ कि क्या है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं ताकि हमारा जो, क्योंकि हमारा यहाँ पे ओरिजिन क्या है, फिक्स है। मैंने ओरिजिन फिक्स कर लिया P02, पे, ठीक है। नेक्स्ट इज द, तो G94 मेरा क्या है, फीड इन इंच/मिनट। IBM का मतलब क्या है, इंच/मिनट, ठीक है। तो मैंने G94 दे दिया, इंच/मिनट में ले रहा हूँ। और G97 क्या है कि स्पिंडल स्पीड इन RPM। तो स्पिंडल स्पीड इन RPM दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज द स्पिंडल की क्या है, मेरा मिसलेनियस फंक्शन क्या है कि स्पिंडल जो है वो कैसे मूव करेगी मेरी, ठीक है। वो लीनियरली मूव कर रही है, रोटरी मूव कर रही है, तो वो मैं फंक्शन मैंने इस सीक्वेंस में दे दिया। मतलब मेरे पास एक सीक्वेंस बन गया, एक सीरियल नंबर बन गया, N10 लाइन बन गई मेरी,
इसमें मैंने ये बता दिया कि मशीन की जो प्रोग्रामिंग है, जो ऑपरेशन होंगे परफॉर्म वो इंचेस में होंगे, वो उसमें मैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करूंगा, मेरा ओरिजिन फिक्स रहेगा 2,2 पे मैंने फीड रेट बता दिया, इंच पर मिनट में रहेगा, मैंने स्पीड बता दी मेरी आरपीएम में रहेगी, और मैंने स्पिंडल की मोशन बता दी वो कैसी होगी। नेक्स्ट आ गया, सपोज करिए कि मेरा N60 पे मैं पहुंच गया, तो वहां पे मेरा Z03 मेरा क्या है, सर्कुलर इंटरपोलेशन है। सर्कुलर इंटरपोलेशन का मतलब क्या है कि आपका टूल सर्कुलर कहाँ पे मूव कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट P3 टू P4। तो वहां पे N60 लाइन पे जाके मेरे को पता, मैं अपने टूल मेरा P3 पे पहुंचा और मैंने उसको बताया टूल को कि यहाँ द टूल हैज टू कट द स्पेसिमन इन द सेमी सर्कल। तो आपको इस सेमी सर्कल को कट करना है कितना, 1 इंच के रेडियस में। ठीक है, तो टारगेट कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिए एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स मैंने दे दिया, वाई दे दिया। ठीक है, और नेक्स्ट मेरा क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। इस सेंटर देखो मैंने पहले P3 बता दिया, उसको P4 बता दिया कि ये मेरा उसका डायमीटर है, फ्रॉम P3 टू P4 मेरा क्या है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल का। और अगर मेरा रेडियस 1 इंच है तो डायमीटर हो गया ऑब्वियसली 2 इंच हो गया। तो P3 टू P4 तो मैंने बता दिया उसको क्या है उसका, कि मेरा डायमीटर ये है सेमी सर्कल का, कि P3 डिस्टेंस फ्रॉम P3 टू P4 इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। लेकिन टूल को हमें ये भी इंस्ट्रक्शन देनी है कि उसका सेंटर आपने कहाँ लेना है। तो वो सेंटर की इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल आप देखिए नीचे लिखा हुआ है I6.5 J9.0। ये जो मेरा आप कर्सर देख सकते हैं कहाँ पे है, उसका ये जो पॉइंट है इसका भी कोऑर्डिनेट आपको देना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन में, ताकि टूल machine can understand that is where the center has to be taken to carry out that operation from moving the tool from point P3 to P4 where the tool has to be taken as a center। तो सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए ताकि वो हमारा सेमी सर्कल कट हो जाए फ्रॉम पॉइंट P3 टू P4। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी यहाँ पे आ रही है, मैंने इसको हाईलाइट किया I6.5J9.0। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आ गए, इसके सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए कि मैं सर्कल का जो सेंटर है मेरा, ये जो मेरा प्लस पॉइंट है, लाइक लेट अस ये वो पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है। P3 के कोऑर्डिनेट मुझे पता थे, P4 के पता थे, लेकिन मशीन को इसके कोऑर्डिनेट भी बताने पड़ेंगे। तो वो मैं कितने सीक्वेंस नंबर में कितनी लाइन पे बता रहा हूँ, आई एम डिक्टेटिंग टू द मशीन एट सीरियल नंबर और सीक्वेंस नंबर N60 पे मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज द ऑटोमेटिक पार्ट प्रोग्रामिंग। आजकल ऑटोमेटिक पार्ट प्रोग्रामिंग आ गई है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि हमने मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग कैसे करनी है की थी पहले। उसके बाद हमारे पास जो है मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, अगर हम उसको हाथ से लिख के कर रहे हैं, चाहे हम उसको वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में लिख रहे हैं चाहे किसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा अगले चैप्टर्स में कि कैसे कैसे फॉर्मेट होते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग को लिखने के। तो दिस इज द मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग मेथड। तो ये जो मैंने ये 6.6 जो करवाया ये बेसिकली था कि हमने P3 टू P4 कैसे कट करना है। तो अब आ गया ऑटोमेटिक पार्ट प्रोग्रामिंग की कैसे पार्ट प्रोग्रामिंग बेसिकली इंडस्ट्री में की जाती है। तो इंडस्ट्री में पार्ट प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, आप देखिए कि हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक डिजाइनर है, वो डिजाइनिंग कर रहा है लेटर से R&D लैब में। तो हो सकता है वो R&D लैब हमारी ए ब्लॉक में हो और वहां पे वो बंदा है वो आपकी डिजाइनिंग कर रहा है कि कैसे आपका टूल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और उसको परफॉर्म करने के बाद इट विल मेक ए वायर डायग्राम। तो एक वायर डायग्राम बनाएगा, आप देख सकते हैं सीएनसी डाटा जब उसने प्रोग्राम जनरेट कर लिया, उसने कुछ ऐसा स्पेसिमन जो है वो बनाना है। लाइक ऐसा स्पेसिमन जो है किसी, हो सकता है ये कंपोनेंट हो किसी पार्ट का, हो सकता है ये पूरा प्रोडक्ट ही हो जो हमने असेंबल करना है किसी भी हमारे लेटर से ऑटोमोबाइल में हमने इसको असेंबल करना है। तो उसने क्या किया, प्रोग्रामर ने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामर क्या करेगा, इस स्टेज में क्या करेगा, प्रोग्रामिंग करके उसको उसको उसका 3D मॉडल तैयार करेगा जिसको आप वायर मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, 3D मॉडल तैयार किया, उससे उसने वायर मॉडल तैयार किया, और वायर मॉडल को तैयार करने के बाद वो क्या करेगा, उसकी सिमुलेशन करके देखेगा। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमने सॉफ्टवेयर पे भी देखे उसका, कि अगर मैं इस पार्ट को वहां पे इसको असेंबल करूं तो मेरा ऑपरेशन कैसा परफॉर्म होगा, और मैं अगर इस कंपोनेंट को वहां पे फिट करूंगा तो मेरा ये सही फंक्शन काम करेगा या गलत काम करेगा। तो मुझे डिजाइनिंग स्टेज पे पता चल जाएगा कि क्या हमने जो कंपोनेंट बनाया है क्या वो सही है या गलत है। अगर ड्यूरिंग द सिमुलेशन इसमें अगर फॉल्ट आ रहा है तो वो हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको प्रोग्राम में ठीक कर लेंगे। लेटर से हो सकता है कि मैंने ये वाला जो होल है ऊपर, ये 19 mm का करना था ऊपर वाला डायमीटर, लेकिन जब हमने इसको सिमुलेट करके चला के देखा तो वहां पे उसकी असेंबली नहीं हो पा रही है। तो जब हमने इसको मेजर किया तो मेरा जो डायमीटर था वो हो गया 19.5 mm का। तो असेंबली नहीं हो पाएगी, 19.5 mm हो गया।
उस केस में वो सिमुलेशन जो है वो हमें बता देगी कि एक्चुअल में ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होना था, वहां पे कैसे उसकी असेंबली होनी थी, वो हमें सिमुलेशन ने बता दिया कि यहाँ पे इसका 19.5 आपने डायमीटर एंटर कर दिया, जो कि होना चाहिए था 19 mm। तो इसलिए आपका जो एक्चुअल में जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो यू हैव टू रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम एट द डिजाइनिंग स्टेज। तो इसीलिए आजकल क्या है, मैंने जैसा आपको कल बताया था कि यू आर गेटिंग न्यू मॉडल ऑफ ए मोबाइल एट एवरी मंथ आपको न्यू मॉडल मिल रहा है मोबाइल का। कैसे मिल रहा है? तो दे आर रेक्टिफाइंग द प्रॉब्लम ओनली एट द डिजाइन स्टेज पे ही वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या था, इन द अर्लियर डेज वी हैव, जो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग थी उस केस में क्या था कि होल ऑफ द आफ्टर होल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन डन, ओनली देन यू हैव रियलाइज दैट देयर इज सम एरर इन द कंपोनेंट। तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद हमें पता चलता था कि इसमें कंपोनेंट में कुछ एरर है। तो हो सकता है कि वो हमें पता चले 500 कंपोनेंट बनाने के बाद, सिमिलर कंपोनेंट बनाने के बाद, तो 500 कंपोनेंट हमारे क्या हो जाते थे, वो सारे स्क्रैप में चले जाते थे। Whereas in the case of the automation days, we are in the industry 4.0 era। सो उस केस में क्या है कि हमें डिजाइन स्टेज पे, एट द सिमुलेशन स्टेज, कि वो एक्चुअल में जब हमारा कंपोनेंट बन जाएगा उस टाइम पे वो कैसे काम करेगा, वो प्रोडक्ट जो है हमारा, तो उस चीज को हम सिर्फ सिमुलेशन स्टेज में या डिजाइन स्टेज में ही हम उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये सही काम करेगा। अगर ये ड्यूरिंग सिमुलेशन स्टेज सही काम कर रहा है, देन वी आर ट्रांसमिटिंग दैट एनसी पार्ट प्रोग्राम और एनसी सीएनसी प्रोग्राम इनटू द एक्चुअल मशीन पे, फिर हम उसको ट्रांसफर करेंगे। जब उसको मशीन पे ट्रांसफर करेंगे, देन द मैन्युफैक्चरिंग इज टू बी कैरिड आउट। ये नहीं है कि अगर हमारा प्रोग्रामर जो है वो उसकी आर&डी लैब ए ब्लॉक में है और लेट अस से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एफ ब्लॉक में हो रही है, जो जैसे हमारी लाइब्रेरी, इतना डिस्टेंस है अगर दोनों के बीच में, तो ये नहीं है कि बंदा जो है हमारा आर&डी वाला वो पेन ड्राइव लेके जाएगा और उसकी मशीन में प्रोग्राम को एंटर सेव करके आएगा। दे विल जस्ट ट्रांसफर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आर&डी लैब टू द मशीन। तो वहां से जो है नेटवर्किंग के थ्रू दे विल ट्रांसफर द एनसी सीएनसी पार्ट प्रोग्राम टू द मशीन। जिस मशीन पे उन्होंने मैन्युफैक्चर करना है वहां पे सीधा वो प्रोग्राम सेव हो जाएगा, और वहां पे जो स्किल्ड वर्कर है इट विल परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन यूजिंग दैट पार्ट प्रोग्राम ऑन टू द स्पेसिमेन। तो सारा का सारा जो है हमारा, ये आर&डी लैब से हमारा हैंडल हो रहा है। आर&डी लैब ने पहले क्या किया, सीएनसी डाटा जनरेट किया, उसके वायर डायग्राम से, हमारा वायर डायग्राम बनाने का क्या हमारा पर्पस है, वी द पर्पस ऑफ वायर मेकिंग वायर डायग्राम इज टू जनरेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट। हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट जनरेट करना, और हर पॉइंट में हमें डिफाइन करना है कि जो हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कैसा रहेगा, और हमारी पॉइंट टू पॉइंट मशीनिंग होगी या फिर कंटिन्यूस मशीनिंग होगी। उस चीज के लिए वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द वायर डायग्राम ऑफ ए 3D मॉडल। तो सारा का सारा यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हो रहा है, और पहले हम सिमुलेशन करके देख रहे हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब इफ देयर इज नो एरर हैज बीन फाउंड एट द simulation stage, then only will provide the instruction to the worker to start the machining of the operation. Okay. Next we have the automatic part programming and DNC. We will do this in the next lecture.